वेल सो यहाँ मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? पहले बताओ। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? ओके सो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होगे। यस और नो? और सबसे पहले बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको आपके इवनिंग में 8:30 to 10:30 बुलाया है। मुझे पता है आज सुबह से आप क्लास कर रहे हैं और ये क्लास जो है अब आपका लास्ट क्लास है और आप अपने पूरी एनर्जी जो है सुबह से लेके शाम तक की क्लास में लगा चुके हो। अब आप ड्रेन हो चुके हो। पर बेटा हमें भी ये जो है जो चैप्टर एग्जाम्शन ये कंप्लीट करना है और हमारा सिलेबस भी यहाँ पे ओके कंप्लीट करना है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप सिर्फ ध्यान देना। ओके, ज़्यादा टेंशन मत लेना, सब मेरे पे छोड़ दो। ओके, और मैं जो चार्ट ड्रॉ करवाऊंगा आज के चैप्टर में वो चार्ट आपने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है? तो सब मेरे पे छोड़ दो, रिलैक्स बैठ जाओ जैसे आप मूवी देख रहे हो, ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। ओके तो यस, हम आज का सेशन इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करें बेटा। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म, आज हम जो स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर होगा एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी, चैप्टर नंबर 10। ठीक है? ये चैप्टर में हम सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, सेक्शन 11 एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का बैकग्राउंड, ओके, एग्जम्पशन का बैकग्राउंड क्या है बेटा, तो मैं आप सबको बता दूं। एग्जम्पशन जो है यहाँ पे इन पब्लिक इंटरेस्ट, एग्जम्पशन जो दिए जाते हैं जनरली पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में देखते हुए दिए जाते हैं और गवर्नमेंट ये एग्जम्पशंस देती हैं। क्योंकि बेटा हर जगह टैक्स कलेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता है कि बहुत सी जगह छोड़ना पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमें एग्जम्पशन देना पड़ता है टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसके वजह से इवन दो उसको जीएसटी ओके कोई गुड्स को या सर्विस को जीएसटी अप्लीकेबल है, लेकिन मैं आपको जस्ट इतना बता दूं ओके यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल होने के बाद भी कुछ सिचुएशन में यहाँ पे एग्जम्पशंस उन्हें देने पड़ते हैं। नाउ अब कोई डाउट्स क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फालतू बातें नहीं करेगा। मैं पहले ही कह दो मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी ने भी ज्यादा बातें की तो आई एम गोइंग टू ब्लॉक दैट। ओके, ब्लॉक दैट पर्सन। ओके, ब्राइटनेस कम नहीं होगा बेटा, अगर ऐसा देखना है तो देख लो। ओके तो अब यहाँ पे चलो, अब आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 पे, सेक्शन 7 जो था, सेक्शन 7 जो हमारा था वो था सप्लाई। ओके, सप्लाई में हमने पूरा डिस्कशन देखा। सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन 11 जो है एग्जम्पशन। क्या हम सेक्शन रिवाइज कर ले? ओके तो सेक्शन 11 जो है हमारा एग्जम्पशन है। इसके आगे 12 13 टाइम ऑफ सप्लाई एंड उसके बाद में 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी के सेक्शन थे। चलो अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे जनरल एग्जम्पशन
हम एग्जामिशन में सेक्शन 811 ऑफ CGST एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरल एग्जामिशन बेटा, जनरल एग्जामिशन वेयर ओके, ये दो एग्जामिशंस हम पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ 11.1 में जनरल एग्जामिशंस पढ़ने वाले हैं और आके 11.2 में स्पेशल एग्जामिशन पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए, डू वन थिंग, आपको आपके पास यहाँ जगह होगी जिसमें लिखते जाता हूँ, लिखते लिखते आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है। आप क्या देखो, राइट साइड में पेज पे हाफ पेज जगह होगी, राइट साइड में आपके पेज पे हाफ पेज जगह होगी, नीचे नहीं। ओके, नेक्स्ट पेज पे ओके हाफ पेज जगह होगी, ठीक है। तो वहां पे आप टाइटल दो डिफरेंस बिटवीन, आप टाइटल दो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन जनरल एग्जामिशन, जनरल एग्जामिशन एंड स्पेशल एग्जामिशन। लिखते जाओ, मैं आराम से स्मूथली पढ़ा दूंगा, आप मेरे पे छोड़ दो। ओके, आप कितने भी यहाँ ड्रेन हो चुके होगे, एग्जॉस्ट हो चुके होगे, पर मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूँ इसका बर्डन बिल्कुल आपके ऊपर नहीं आने दूंगा। तो डिफरेंस बिटवीन जनरल एग्जामिशन एंड स्पेशल एग्जामिशन, स्पेशल एग्जामिशन, ठीक है। हम एग्जामिशन चैप्टर में है ना, एग्जामिशन चैप्टर में मॉड्यूल 3 में है शायद। ओके, एग्जामिशन चैप्टर दिखा ना सभी को, चलो मॉड्यूल 3 में एग्जामिशन चैप्टर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जनरल एग्जामिशन एंड स्पेशल एग्जामिशन, इसमें दो पार्ट करना। पहला जनरल एग्जामिशन, जनरल एग्जामिशन, और दूसरा स्पेशल एग्जामिशन, स्पेशल एग्जामिशन, ठीक है। जनरल एग्जामिशन में यहां पे 1 लिखो, इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट by notification in official gazette, by notification in official gazette। ओके, ऑफिशियल गैजेट, तो ये नोटिफिकेशन पे अंडरलाइन करना, गैजेट। ओके, ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद में स्पेशल एग्जामिशन, इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, by specific order, by specific order। ये स्पेसिफिक ऑर्डर अंडरलाइन करना, या बाय नोटिफिकेशन अंडरलाइन करना, ठीक है, बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक ऑर्डर। अब मैं आपको, जैसे जनरल एग्जामिशन होता है, कोई गुड्स को या सर्विस को एग्जामिशन देना है, और जनरली सबको देना है। लेट्स टेक एग्जांपल, वेजिटेबल्स है, ओके, वेजिटेबल्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और गवर्नमेंट को सबको एग्जामिशन देना है। तो जब भी जनरल एग्जामिशन होता है तो वो सबको अप्लीकेबल होता है और सबको देना है, तो उसको बाय नोटिफिकेशन होता है इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट का एक गैजेटेड ऑफिस होता है, ओके, वहां नोटिफाई करती है गवर्नमेंट, और वो पब्लिश होता है, वो कहते हैं नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और स्पेशल एग्जामिशन जो दिया जाता है, वो स्पेशल एग्जामिशन बाय वे ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है। ओके, मतलब बाय नोटिफिकेशन ही, बाय स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है। नाउ ओके, इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे आज क्लास में मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, हाँ ये एग्जाम्पल है। जैसे आज मैं क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, कल सबको छुट्टी है, कल सबको छुट्टी है, एग्जाम्पल है नालायक, हाँ इसको सीरियसली मत लेना। ओके, तो कल सबको छुट्टी है, अगर मैं ये क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में वो जनरली सबको अप्लीकेबल होगा, वो नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ओके,
अगर मैं कहूँ कि नहीं कल कुछ ही लोगों को छुट्टी है, तो कुछ ही लोगों को जो छुट्टी मिलेगी वो बाय नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनको स्पेशल ऑर्डर दी जाएगी। किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको स्पेशल ऑर्डर दी जाएगी, तो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक एग्जम्पशन। ओके, अब आप कहोगे सर कल छुट्टी है, सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, वाह, ठीक है। वॉट एवर इट में भी, लेकिन कल ऐसा नहीं है। हाँ, नाउ ओके, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा था। दूसरी बात आपको बता दूं, जैसे अभी हम जितने भी एग्जाम्पशंस देखने वाले हैं, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे जनरल एग्जाम्पशन है, ये सबको अप्लीकेबल है। स्पेसिफिक एग्जाम्पशन क्या होता है, जैसे स्पेसिफिक एग्जाम्पशन का आपको एग्जाम्पल बता दूं, तो यहाँ पे पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल है। जहांगीर हॉस्पिटल को यहाँ पे एक मशीन, ओके, एक मशीन चाहिए थी जिसकी प्राइस 5 करोड़ है। तो गवर्नमेंट ने अब वो 5 करोड़ है, उसके ऊपर जीएसटी जो था, और जीएसटी उसके ऊपर यहाँ पे लगभग 18% था। तो अब ये हॉस्पिटल जो है, ओके, हॉस्पिटल यहाँ गवर्नमेंट के पास गया और उन्होंने कहा कि सर एक मशीन है, कोई 4-5 करोड़ की मशीन है, उसके ऊपर 12% का जीएसटी है। सुनो, उसके ऊपर 12% का जीएसटी है, हमें वो जीएसटी माफ कर दो। गवर्नमेंट कहेगी कि तुम्हें क्यों माफ करे, तो इन्होंने कहा कि भाई वो पब्लिक के लिए है, वो हेल्थ के लिए है, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, माफ क्यों करे, रीजन बताओ। तो इन्होंने एक अच्छा प्लान बना के लेके गए थे। यहाँ पुणे में एक बड़ा हॉस्पिटल है जहांगीर हॉस्पिटल, वो अच्छा प्लान बना के लेके गए थे। वो क्या कहते हैं, ओके, उन्होंने ये ओके जाके कहा कि सर, ओके, प्लान ये है, सुनिएगा। उन्होंने जाके ये कहा कि सर प्लान ये है कि यहाँ ये जो मशीन जो हम ला रहे हैं, ये हम चैरिटी पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। हम जैसे साल के 500 पेशेंट्स अंडर चैरिटी फ्री देते हैं, तो हम चैरिटी एक पब्लिक इंटरेस्ट में सोशल ऑब्जेक्ट प्रमोट करेंगे। अगर आप हमें टैक्स का एग्जम्पशन देते हो तो हम चैरिटी भी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको 500 के जगह 1000 का टारगेट दिया। अगर आप अगले 3 साल में 1000 पेशेंट को फ्री सर्विस देते हैं तो चलो हम हमारे तरफ से आपका टैक्स माफ कर देते हैं। और गवर्नमेंट ने उनको स्पेशल ऑर्डर दिया, उनको ऑर्डर साइन करके दिया कि चलो ये मशीन आप विदाउट जीएसटी ला सकते हो। उसको हम कहते हैं स्पेशल एग्जाम्पशन। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ओके, साइलेंट प्लीज। ऐसे सिचुएशन में मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि स्पेशल एग्जाम्पशन सबके लिए नहीं होता है। स्पेशल एग्जाम्पशन, ओके, चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, डिफेंस हुआ, ओके, या कोई स्पेसिफिक अच्छे काम के लिए अगर आप गुड्स लाना चाहते हो, लेना चाहते हो, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहते, तो गवर्नमेंट से ऑर्डर लेके आओ। गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देती है तो सप्लायर आपको जीएसटी नहीं लगाएगा, जिसकी एक कॉपी आपको सप्लायर को देना पड़ता है। सप्लायर को कहना पड़ता है कि देखो मेरे पास ऑर्डर है गवर्नमेंट की, आप जीएसटी मत लगाओ। तो वो केस में गवर्नमेंट, ओके, वो सप्लायर आपको जीएसटी नहीं लगाता। इट में बी गुड्स, इट में बी सर्विसेज। तो वो स्पेशल एग्जाम्पशन है। हमारे सिलेबस में हमें स्पेशल एग्जाम्पशन नहीं है। हमें जो स्पेशल एग्जाम्पशन है वो हम पढ़ेंगे बाद में, पर जस्ट आई हैव टॉक अबाउट अ स्पेशल एग्जाम्पशन। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, सेकंड अगर हम बात करें तो जनरल एग्जामिनेशन बाय नोटिफिकेशन होता है, ये बाय स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ओके, सेकंड, जनरल एग्जामिनेशन अप्लीकेबल जनरली टू ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, टू ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके, तो स्पेशल एग्जामिनेशन सबको नहीं अप्लीकेबल होता है, जिसको ऑर्डर दिया है उसको ही अप्लीकेबल होता है। तो सेकंड डिफरेंस लिखो, इट इज अप्लीकेबल। सेकंड डिफरेंस लिखो, it is applicable, it is applicable to all, it is applicable generally, it is applicable generally, that is, that is to all members, to all members of particular industry, to all members of particular industry, पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मतलब वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हेल्थ केयर, तो जितने भी पूरे इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर वाले, हॉस्पिटल वाले, उनको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। ओके, नाउ यहां पे सेकंड वन लिखो, यहां पे इट इज अप्लीकेबल, इट इज अप्लीकेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन टू whom, to whom order is given,
ऑर्डर इज गिवन। ओके, जिसको ऑर्डर दिया गया उसको ये एग्जम्पशन अप्लीकेबल है। ओके, जिसको ऑर्डर दिया गया उसको ये सेशन यहाँ पे उसको ये ऑर्डर जो है, ओके, ये एग्जम्पशन अप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद में जनरल एग्जम्पशन में थर्ड पॉइंट देखो, इट इज जनरली in public interest, जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये जो होगा वो जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट होगा। तो यहां पे जो है बेटा स्पेशल एग्जम्पशन, इट इज ओके, इट इज इन एक्सेप्शनल circumstances like for charitable purpose or defense और एक्सेट्रा। तो ये जो है यहां पे ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यहां पे ये एग्जम्पशन दिया जाएगा, डन। तो ये कुछ यहां पे हमने मेन डिफरेंसेस देखे बिटवीन जनरल एग्जम्पशन एंड स्पेशल एग्जम्पशन। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको जो है ये टेबल क्लोज कर देना है और दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स है, ओके, कॉमन पॉइंट्स लिखना है। ये तो डिफरेंस हुआ, अब कॉमन पॉइंट्स इन बोथ एग्जम्पशन। ओके, तो यहां सेंटर में लिखो कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। अब ये कॉमन पॉइंट्स में पहला, एग्जम्पशन में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, एग्जम्पशन में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मतलब जो है आपको जो ये एग्जम्पशन है एब्सोल्यूट दिया जाएगा बिना कोई शर्त का कि चलो ये प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड बिना कोई शर्त पे, ये सर्विस एग्जम्प्टेड बिना कोई शर्त पे। यह एग्जम्पशन कंडीशनल भी हो सकता है, यानी कुछ कंडीशंस पे दिया जा सकता है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। ओके, तो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। सेकंड, एग्जम्पशन में भी पार्टली और वोनली, एग्जम्पशन में भी पार्टली और वोनली। ओके, मतलब एग्जम्पशन कभी कभी टोटल एग्जम्पशन वोनली हो गया कि भाई पूरा एग्जम्पशन दे दिया, कभी कभी पार्ट में दिया, मतलब ओके, जहां तक देखा जाए तो एग्जम्पशन में भी पार्टली और वोनली। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ये एग्जम्पशन दिया जा रहा है, ओके, नॉट फ्रॉम होल पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एग्जम्पशन आपको पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्स पे दिया जा रहा है, ये एग्जम्पशन आपको पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्स पे दिया जा रहा है। ओके, तो एग्जम्पशन में भी ओके यहाँ पे पार्टली और में भी वोनली। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो, यहां तक समझ में आया? तो ये हमने डिफरेंसेस देखा, ओके, बिटवीन जनरल एग्जम्पशन, स्पेशल एग्जम्पशन और कॉमन पॉइंट्स देखे। सबको समझ में आया बेटा, यस और नो? तो चलिए सेक्शन 11 में कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन कर लो। ओके, जनरल एग्जम्पशन गवर्नमेंट देता है, अंडरलाइन करो। इन पब्लिक इंटरेस्ट देता है। ओके, एग्जाम जनरली मतलब जो है यहां पे अंडरलाइन करते जाओ मेरे साथ। ओके, ये एग्जाम जनरली एब्सोल्यूट या कंडीशन हो सकता है। ओके, गुड्स और सर्विसेज पे होगा, वोनली और पार्टली हो सकता है। ओके, और ये बाय नोटिफिकेशन आता है, चलो ओके, फटाफट से अंडरलाइन करो। उसके बाद में स्पेशल एग्जाम्पशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ओके बाय स्पेशल ऑर्डर होता है। इन ईच केस मतलब जिसको ऑर्डर दिया गया, ओके, जो बंदे को ऑर्डर दिया गया उसको ये अप्लीकेबल होगा। ओके, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लाइक चैरिटेबल पर्पस, ओके, लाइक चैरिटेबल पर्पस, डिफेंस या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में गवर्नमेंट ये स्पेसिफिक पर्सन को ऑर्डर देती है।
ओके, और एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज लेविएबल, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को एग्जाम्शन दिया जाएगा। आई होप आपने अंडरलाइन किया होगा। डन बेटा, चलो नाउ नेक्स्ट, यहां पे देखो, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, या एक्सप्लेनेशन टू एग्जाम्शन। ओके, बहुत सी बार जो एग्जाम्शन आता है उसके एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं। ओके, अब एक्सप्लेनेशंस यानी क्या, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा, और आगे जब एग्जाम्शन पढ़ा होगा तो उसमें मैं एक्चुअल रियल केस स्टडी लूंगा। ओके, एक्सप्लेनेशन टू एग्जाम्शन यानी क्या होता है? एक्सप्लेनेशन टू एग्जाम्शन यहाँ पे वो इस तरह से होता है बेटा कि जैसे सुनामी जब आया था तो गवर्नमेंट से एक बड़ी गड़बड़ हुई थी और गवर्नमेंट ने एक एग्जाम्शन दिया था। ओके, एक्साइज में देखो क्या गड़बड़ हुई थी। गवर्नमेंट ने कहा था ओके, ऑल मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज एग्जम्प्टेड। वर्डिंग सुनना, ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके, ये पर्टिकुलर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी और इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु होगा, तो एग्जम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू हो गया, लोगों ने एग्जम्पशन लेना चालू कर दिया। बाद में ख्याल में आया कि हमने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया वो नोटिफिकेशन में एक वर्ड ऐड ही नहीं हुआ, और वो वर्ड था अफेक्टेड बाय सुनामी। ओके, अब गड़बड़ क्या हो गई, आपने अफेक्टेड बाय सुनामी वर्ड यूज ही नहीं किया, आपने जो है ओके सबको एग्जम्पशन दे दिया। तो ऐसे केस में ओके गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्सप्लेनेशन इशू किया बाय नोटिफिकेशन, और एक्सप्लेनेशन कहा कि भाई ओके हियर मैन्युफैक्चर इन तमिलनाडु स्टेट मींस अ मैन्युफैक्चर हु इज अफेक्टेड बाय सुनामी। ओके, कभी कभी क्या हो जाता है कि मेन एग्जामिशन में ओके स्कोप क्लियर नहीं होता है। ओके, मेन एग्जामिशन में कुछ वर्ड्स एम्बिग्यूअस होते हैं। ओके, मेन एग्जामिशन में कुछ वर्ड्स एम्बिग्यूअस होते हैं, और वो वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे ओके एक्सप्लेनेटरी एग्जामिशन नोटिफिकेशन इश्यू किए जाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ यहाँ पे देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, प्रायोरिटी बी में रखना। ओके, गवर्नमेंट में इफ कंसिडर नेसेसरी और एक्सपेंडिएंट टू सो फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन और ऑर्डर, जो ऊपर सेक्शन में नोटिफिकेशन इशू किया गया ओके या ऑर्डर इशू किया गया, उसको उसका स्कोप बताने के लिए, उस पर क्लैरिटी देने के लिए एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू करता है। इंसर्ट एक्सप्लेनेशन टू सच नोटिफिकेशन और ऑर्डर एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो जो एक्सप्लेनेशन इशू करेंगे वो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट इशू करेगा। ओके, अंडर सबसेक्शन 1 और 2, and every such explanation shall have effect as if it had always been a part of first such notification order। मतलब क्या, ये जो भी एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू किया वो ऐसा माना जाएगा कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन का ही पार्ट है, ओरिजिनल ऑर्डर का ही पार्ट है। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सवाल पूछेंगे, लेकिन यस ये ख्याल रखना कि गवर्नमेंट एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन इशू करती है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। चलो नाउ मैंडेटरी एग्जाम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क के लिए आ सकता है। अब ये मैंडेटरी ओके क्या है देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वेयर एन एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स लेविएबल देयरऑन इज ग्रांटेड एब्सोल्युटली, और एग्जाम्पशन एब्सोल्युटली दिया गया, देन रजिस्टर्ड पर्सन supplying such goods or services or both shall not collect the tax, shall not, underline, shall not collect the tax in excess of effective rate on such supply of goods or services or both। अब वो सिंपल वर्ड और लेमन लैंग्वेज में आपको बताओ क्या वो कहना क्या चाहते हैं। सिंपल वर्ड में वो ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एग्जम्पशन दिया आपके गुड्स पे या आपके सर्विस पे, तो आपको शैल मतलब कंपल्सरीली, ओके आपको यहां पे कंपल्सरीली वो एग्जम्पशन लेना ही पड़ेगा, आपको कंपल्सरीली वो एग्जम्पशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां सर ऐसा कोई बेवकूफ होगा कि गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे रही है और वो नहीं लेगा, वो तो एग्जम्पशन लेगा ना सर। कोई बेवकूफ होगा कि क्यों, ओके भाई गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे रही है उनके गुड्स पे और सर्विस पे और ये नहीं ले रहा है। यानी ये बात तो ऐसी हो गई कि मैंने कहा कि आपको 2 दिन छुट्टी है, ओके मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने कहा ओके बीच में ऐसा छोटा छोटा रिलीफ दे रहा हूँ आपको, ओके एग्जाम्पल है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं। मैंने कहा कि भाई आपको छुट्टी है, तो छुट्टी है तो कोई पागल है कि छुट्टी होने के बाद क्लास में आएगा। ओके वैसा ही है कि गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया,
गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया, कोई पागल है कि यहाँ पे वो एग्जाम्पशन ओके नहीं लेगा। गवर्नमेंट कहती है हमने अगर एग्जाम्पशन दिया तो आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसा फोर्स क्यों कर रही है कि कंपलसरी लेना ही पड़ेगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि यहाँ गवर्नमेंट ऐसा फोर्स क्यों कर रही है कि आपको एग्जाम्पशन लेना ही पड़ेगा? कोई बता सकता है ना? क्या लोग पागल है कि नहीं लेंगे? यस बताओ। अरे नालायक को पहले रीजन बताओ, बाद में फालतू की बातें करो। फालतू की बातें करने को तुम्हारे पास बहुत टाइम है। क्या रीजन होगा? रीजन है आईटीसी। रीजन है आईटीसी। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पशन लेते हो तो आपके आईटीसी के बैलेंस लैप्स हो जाते हैं। आईटीसी के बैलेंस लैप्स हो जाते हैं। आप नॉर्मल में, हाँ वेरी गुड, बिकॉज ऑफ आईटीसी। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पशन लेते हो तो आपके आईटीसी के बैलेंस लैप्स हो जाते हैं। ओके, सेक्शन 18 आईटीसी चैप्टर में कि इफ यू स्विच फ्रॉम ओके नॉर्मल टैक्स पेमेंट टू एग्जाम्पशन, तो ऐसे केस में आपके आईटीसी के बैलेंस ओके पूरे लैप्स हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे एग्जाम्पशन, अब मेरी बात क्या केयरफुल सुनना, कुछ लोग एग्जाम्पशन आने के बाद भी लेते नहीं है क्योंकि उनको आईटीसी लेना होता है। पर गवर्नमेंट या फोर्सफुली कह रही है कि अगर हमने एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट दिया, सुनो, अगर हमने एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट दिया तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलो यहां पे एक छोटा सा इसके नीचे चार्ट बनाओ। देखो एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन इसमें दो पार्ट करो, दो पार्ट करो। एक है एग्जाम्पशन कंडीशनल, कंडीशनल, और दूसरा एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट। एक कंडीशन है और दूसरा एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट है। अगर कंडीशनल है तो लिखो टैक्स पेयर, टैक्स पेयर हैव एन ऑप्शन, एन ऑप्शन टू चूज एग्जाम्पशन। अगर कंडीशनल है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो एग्जाम्पशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। लेकिन अगर एग्जाम्पशन एब्सोल्यूट है, इट इज मैंडेटरीली, इट इज मैंडेटरीली applicable, mandatorily applicable to टैक्स पेयर। वो टैक्स पेयर पे मैंडेटरीली अप्लीकेबल होगा, मैंडेटरीली अप्लीकेबल होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन। चलो ये हुई ना बात। जस्ट मिनट बेटा, मैं ऐप पे भी कनेक्टेड हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐप पे भी पूछता है तो चलेगा। ठीक है, मैं ऐप पे भी कनेक्टेड हूं बेटा। चलो ये तो हमने देखा कंडीशनल और एब्सोल्यूट। अब यहां पे आ जाओ, गुड्स एग्जम फ्रॉम टैक्स। देखो एग्जम्पशन जो मिलता है वो एग्जम्पशन दो केस में है। एग्जम्पशन यहां पे आपको जो मिलेगा वो एग्जम्पशन सप्लाई ऑफ गुड्स का और सप्लाई ऑफ सर्विस का। आई रिपीट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा आपको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन गुड्स के एग्जम्पशन नॉट इन सिलेबस। आप सीए कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन यस, सर्विस के एग्जम्पशंस हमारे सिलेबस में है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। हमें ये डिस्कस करना है सर्विस के एग्जम्पशन। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं, जहां तक गुड्स के एग्जम्पशन है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जैसे ओके वेजिटेबल्स हुए, ग्रैप्स हुआ, इंडियन नेशनल फ्लैग हुआ, फ्रेश मिल्क हुआ, लाइव फिश हुआ, प्लास्टिक बैंगल्स, ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो जीएसटी से एग्जम्प्ट है। हमें लिस्ट याद करनी नहीं है, हमें एग्जाम में इसके ऊपर गुड्स जब भी क्वेश्चन पूछेंगे
तो हमें एग्जाम में उसका रेट दे दिया जाएगा। और हमें गुड्स के एग्जम्पशन नहीं देखना है। तो भाई हमें एग्जम्पशन किसके देखना है? हमें देखना है एग्जम्पशन सर्विसेज के। सर्विसेज के एग्जम्पशन है, और अगर आप लिस्ट देखोगे तो आपको जो एग्जम्पशन अप्लीकेबल है मोर देन यहाँ पे 90 एग्जम्पशंस है। ये 90 सारे के सारे लर्न नहीं करना है, पर हाँ दिए हैं नोट्स में, मैंने कवर किया है। इसमें से गिन कर ऐसे 20 से 25 एग्जम्पशंस है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो हम याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाकी एग्जम्पशंस एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपको। बस 20-25 एग्जम्पशंस जो है हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, लर्न करने हैं और अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। और एक चीज समझ लो, जो एग्जाम्पशन मैंने नहीं पढ़ा है मतलब आप भी खुद कर देना प्रायोरिटी सी। प्रायोरिटी सी सिर्फ मैंने नोट्स में इसलिए लिया क्योंकि मटेरियल में है, पर वो एग्जाम्पशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? ओके, वो एग्जाम्पशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर सर इतने सारे एग्जाम्पशन कैसे याद रहेंगे? बिल्कुल, मैं बैठा हूं ना, एग्जाम्पशंस बिल्कुल याद रहेंगे। हम एग्जाम्पशंस को सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। जैसा मेन नोटिफिकेशन नंबर है 12/2017, सुनिएगा, हमारा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर है 12/2000, बाकी के लर्न नहीं करने, मेन है 12/2017। कैसे याद रखना? ओके, ये जो है 2017 का 12 तो सारा पढ़ना है। ओके, इतना सारा पढ़ना है। ओके, कैसे याद रखना नोटिफिकेशन नंबर? 2017 का 12, ओके, इतना सारा एग्जाम्पशन पढ़ना है। ओके, तो ये नोटिफिकेशन जो बेटा ऐप पे कनेक्टेड है, बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, अब ये एग्जाम्पशन जब हम पढ़ेंगे तो ये जब नोटिफिकेशन है तो ये नोटिफिकेशन में सुनिएगा, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ओके, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, ये जो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 है, ओके, इसमें ऐसे दिया है सीरियल नंबर, उसके बाद में सीरियल नंबर 1 2 3 4, ऐसे सीरियल नंबर वाइज उन्होंने दिया है। पर मैं आपको ये कहूंगा कि मैं सीरियल नंबर वाइज ऐसा 1 2 3 में नहीं पढ़ा होगा। मैंने जैसा पहला 74 46 74 है, ऐसा अलग अलग ले लिया है। क्यों? क्योंकि मैं ये सारे एग्जाम्पशंस आपको जो पढ़ाने वाला हूं ये सेक्टर वाइज पढ़ाने वाला हूं। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर के एग्जाम्पशंस क्या, चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर के एग्जाम्पशंस क्या, उसके बाद में लीगल सेक्टर के एग्जाम्पशंस, एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्जाम्पशंस, ये सारे एग्जाम्पशंस मैं आपको सेक्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे और सेक्टर वाइज पढ़ा के हम इसकी मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। तो मेमोरी टेक्निक पढ़ाने, ओके, यहाँ पे मेमोरी टेक्निक से अगर आप पढ़ोगे तो आपको और बहुत आसानी जाएगी। सुनिएगा, बहुत आसानी जाएगी एग्जाम्पशन पढ़ने के लिए। और मैं सीना तान के कहता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो वे से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ओके, सुनिएगा, जो वे से ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉस, ओके, वो वे से आपको समझना बहुत आसान है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई ये चैप्टर जो इतने सारे एग्जाम्पशन से आपको पढ़ा सकता है। ओके, मैं बिल्कुल मैंने एनालिसिस करके आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, ओके, लिस्ट तो बाद में देखेंगे, हम थोड़ा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन पे आते हैं। और पहला सेक्टर हम देखने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर। पहला देखने वाले हेल्थ केयर सेक्टर। आर यू रेडी? यस और नो? तो चलो, यहां पे अब हमें कहीं पे मैंने चार्ट के लिए जगह दी है, कहीं पे नहीं दी है, इसलिए हमारी एक डायरी या रजिस्टर का ब्लैंक पेज या लूज पेजेस रेडी रखना, कुछ लूज पेजेस रेडी रखना। हम चार्ट निकालेंगे, सुनो, हम चार्ट निकालेंगे और वो चार्ट, ओके, हर वर्ड्स को इतना इजी करेंगे कि वो चार्ट से बहुत इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे, और वो चार्ट जो हम निकालेंगे, ओके, उसका हर वर्ड को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये चार्ट जो है हमारे बड़े आइडियल चार्ट हो गए। ओके, तो चलो, हेल्थ केयर में आपको एक पेज पे, रजिस्टर्ड के पेज पे, वर्टिकल पेज पे आपको चार्ट बनाना है और वो पेज बाद में यहाँ अटैच कर देना है। वो पेज बाद में आपको अटैच कर देना है। आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? बोलिए हाय सर। ये हुई ना बात। चलो, पहला सेक्टर लेते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। पहला सेक्टर लेते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे, ओके, आज पढ़ने का, मेरे साथ पढ़ने का टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूं ना। ओके, आपका बड़ा भाई बैठा है, आपको बहुत इजी वे में समझा देगा चीजें। और इतनी, ओके, यहाँ पे फ्लो में एकदम बिल्कुल पोलाइटली फ्लो में चीजें आप, ओके, यहाँ ग्राफ्स कर लोगे बस। ओके, आपको बाद में थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा पर अच्छी तरह से हो जाएगा। डन?
चलिए, तो अब यहां पे हेल्थ केयर सर्विस, गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी ने हेल्थ केयर सर्विस दिया, अगर किसी ने हेल्थ केयर सर्विस दिया बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, अब वो कौन देने वाला, बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, अगर ये हेल्थ केयर सर्विस दिया, उसको एक्सेप्शन डाला है, वो एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये तीन लोग अगर सर्विसेज देते हैं तो एग्जाम, ओके, तो ये तीन लोग अगर यहां पे एग्जम्पशन देते हैं, सॉरी, ये तीन लोग अगर सर्विसेज देते हैं तो दैट सर्विस इज क्या, एग्जाम, वो सर्विस एग्जाम मानी जाएगी। अब सवाल ये है कि सर हेल्थ केयर ये वर्ड हमने कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर को एग्जाम्पशन दे रही है, हेल्थ केयर मतलब सिंपल ऐसा ले, हेल्थ का केयर, ओके, कोई मसाज करके दे रहा है, हेल्थ केयर, मसाज करके दे रहा है भाई, हेल्थ केयर हो गया, ओके, तो मसाज कोई कर रहा है, हेल्थ केयर, क्या मसाज सर्विस एग्जाम, नालायको कुछ, मैं मसाज एग्जाम्पल नॉर्मल बात कर रहा हूं, ओके, नालायक कुछ भी सोचते हो, तो ऐसे केस में यहां पे कोई यहां पे हमें ओके जिम का ट्रेनिंग दे रहा है, क्या एग्जाम, ओके, क्या एग्जाम, तो क्या हेल्थ केयर हम इतना सिंपल मीनिंग ले, नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि हेल्थ केयर अगर आपको देखना है तो ये डेफिनेशन हेल्थ केयर की नीचे दी है, ओके, हेल्थ केयर सर्विस यानी क्या, उसका डेफिनेशन यहां पे नीचे दिया है, हेल्थ केयर मीन्स, हेल्थ केयर इंक्लूड्स एंड हेल्थ केयर डज नॉट इंक्लूड्स, ओके, हेल्थ केयर डज नॉट इंक्लूड्स, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके, तो इसको, ये वर्ड्स को थोड़ा सिंपल वर्ड में हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं और वो चार्ट से हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पशन समझने की कोशिश करते हैं, ओके, चलो यहाँ पे, ओके, आपको यहाँ टाइटल देना है हेल्थ केयर सर्विस, टाइटल देना है हेल्थ केयर सर्विस, और ये हेल्थ केयर सर्विस जो आप टाइटल दोगे उसके अंदर ये वर्टिकल ओके चार्ट आपको बनाना है, ठीक है, ये चार्ट बनाना है, मैं जहां वर्ड्स नहीं समझा वहां उतने ब्लैंक छोड़ देना, मैं जब आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा तो वो सिचुएशन में ओके जो भी डिक्टेशन करूंगा उस पर से वो गैप आपने फिलअप कर लेना है, तो चलो फटाफट ये चार्ट बनाओ, ओके, ये चार्ट बनाओ, चलिए, ओके, आपने स्पेस देख लिया कैसे मैनेज करना है, यहां आपको हेल्थ केयर में और बी ए और बी इस तरह से लिखना है, चलो बनाओ चार्ट, यहां पे लिखो हेल्थ केयर, हेल्थ केयर बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, और पैरामेडिक्स, सर ये पैरामेडिक्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, आप लिख लो पहले, पैरामेडिक्स, और स्लैश करके बी में एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर्स, ambulance service provided by others also exempted, also exempted, ठीक है, अब हेल्थ केयर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर में तीन पार्ट करना, पहला मीन्स, दूसरा इंक्लूड्स, और थर्ड डज नॉट इंक्लूड्स, मीन्स, इंक्लूड्स एंड थर्ड डज नॉट इंक्लूड्स, डज नॉट इंक्लूड्स, अब मीन्स में फर्स्ट पार्ट, ओके, जगह आपने देख लिया कितना लगेगा, अब मीन्स में आ जाओ, मीन्स में
लिखो डायग्नोसिस, मीन्स में लिखो डायग्नोसिस, इसी तरह से लिखना डायग्नोसिस, और ट्रीटमेंट और केयर, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर फॉर फर्स्ट पार्ट इलनेस, इंजुरी, यह आएगा इंजुरी, इलनेस इंजुरी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी और डिफॉर्मिटी, कंबाइन करके लिखो, इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इन recognized system of medicine, एंड अब इंक्लूड में लिखो, इंक्लूड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, और ये चार्ट बना के यहाँ अटैच कर देना है आपको, हाँ ये यहीं अटैच करना है चार्ट बना के, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, हाँ हेल्थ केयर डज नॉट इंक्लूड्स में प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट, जो ये मेरी नोट है, ओके, जस्ट फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट लिखो, एक्सेप्ट यानी ये एक्सेप्शन इसको है, एक्सेप्ट टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट, फर्स्ट डैश एनाटॉमी, और सेकेंड डैश फंक्शन ऑफ बॉडी affected due to congenital, congenital, congenital defects, second dash development abnormalities, and third dash injury or trauma, injury or trauma. सर ये क्या है, इतना सब कुछ बता दो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। वो क्या कहते हैं देखो,
हेल्थ केयर सर्विस अगर ये 3 लोग देंगे तो ही एग्जम्पशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, देखो मेरे साथ, पॉइंट नंबर 1, हेल्थ केयर सर्विस अगर ये 3 लोग देंगे तो एग्जम्पशन। पहला, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल लैब। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, तो वो उनको एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर जो ऑथराइज है, जिसने डिग्री, डिप्लोमा या गवर्नमेंट के यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लाइसेंस लिया है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो अगर हेल्थ केयर सर्विस देता है तो एग्जाम। और तीसरा, पैरामेडिक, पैरामेडिक्स में आता है नर्सिंग स्टाफ वगैरह, ओके, नर्सेस, ओके, फिजियोथेरापिस्ट, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। पैरामेडिक्स में आता है नर्सिंग स्टाफ, ओके, यानी नर्सेस या फिजियोथेरापिस्ट, ये पैरामेडिक्स में आते हैं। अगर ये हेल्थ केयर सर्विस देंगे तो इनको एग्जम्पशन दिया जाएगा। चलिए सर, हेल्थ केयर यानी क्या? हेल्थ केयर, अगर आपकी सर्विस हेल्थ केयर होगी, सुनिएगा, अगर आपकी सर्विस हेल्थ केयर होगी तो ही एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब हेल्थ केयर यानी क्या? हेल्थ केयर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मींस, इंक्लूड्स, बट डज नॉट इंक्लूड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नहीं आएगा, ओके, वो हेल्थ केयर नहीं माना जाएगा और यहां पे उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। चलिए, मींस यानी क्या? मींस वो कहते हैं, ओके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। सुनिए ध्यान से, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, ये अगर 5 एटम्स पे हो गए, ये अगर 5 एटम्स पे डायग्नोसिस किया जाएगा और ट्रीटमेंट किया जाएगा और केयर किया जाएगा, ये 5 एटम्स पे, तो उसे हेल्थ केयर बोला जाएगा। और अगर उसे हेल्थ केयर बोला जा रहा है तो एग्जम्पशन दिया जाएगा इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और वो जो डायग्नोसिस हो रहा है, ट्रीटमेंट की जा रही है, केयर किया जा रहा है, वो ओके कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वो सिस्टम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब सर, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब एलोपैथी, एलोपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, योगा, ओके, यूनानी, ऐसे मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपने डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर किया तो एग्जम्पशन मिलेगा। नाउ अब कुछ वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, डायग्नोसिस किस पे? तो इलनेस पे। ओके, कोई डिसीज हुआ है, इलनेस हुआ है, इंजुरी हुई है, प्रेगनेंसी है, एबनॉर्मलिटी है, हो सकता है पेशेंट को बचपन से एबनॉर्मलिटी है, या कोई डिफॉर्मिटी है, मतलब डिफॉर्मिटी यानी ओके, यहाँ पे में भी कुछ उसका हैंड वर्क नहीं कर रहा है, डिफॉर्मिटी है, या पैर या फिर कोई बॉडी का पार्ट, ओके, यहाँ डिफॉर्मिटी है। इस पर डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट किया और केयर किया तो उससे हेल्थ केयर माना जाएगा और उससे एग्जम्पशन दिया जाएगा। ओके, उससे एग्जम्पशन दिया जाएगा। चलिए, अब समझ लो, कोई इलनेस है, ओके, कोई इलनेस है, और ये इलनेस, यहां पे सुनना, ये इलनेस बताने के लिए मैं कोई दिल्ली के डॉक्टर के पास गया कि भाई यार क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली के डॉक्टर ने डायग्नोसिस, जस्ट डायग्नोसिस किया कि भाई ये हुआ है, ये पेशेंट को ओके शायद कैंसर के सिम्टम्स हैं, ओके, ये इलनेस कैंसर के सिम्टम, उसने सिर्फ डायग्नोसिस किया और डायग्नोसिस के 2 लाख रुपए लिए। तो जो डायग्नोसिस किया उसके 2 लाख रुपए लिए, तो वो केस में वो 2 लाख रुपए एग्जम्पशन होगा। अब हो सकता है ट्रीटमेंट वहां होगी, हो सकता है ट्रीटमेंट कोई अलग जगह होगी। अब वहां से डायग्नोसिस करके आ गया, फिर वो रिपोर्ट मैंने यहाँ हॉस्पिटल में बताई पुणे में, ओके, अब वो पेशेंट की रिपोर्ट यहाँ पे हॉस्पिटल में पुणे में बताई गई और ट्रीटमेंट पुणे हॉस्पिटल में ली जा रही है। अब पुणे हॉस्पिटल उस पर ट्रीटमेंट कर रहा है, वो 5 लाख रुपए ले रहा है, ट्रीटमेंट करना एग्जाम, और ट्रीटमेंट के बाद केयर, केयर मतलब रूम रेंट हुआ, आपको रूम में रखा जा रहा है, आपकी पूरी केयर किया जा रहा है, हॉस्पिटल आपका केयर कर रहा है, केयर करना भी एग्जम्प्ट होगा। ओके, केयर करना भी एग्जम्प्ट होगा। हो सकता है तीनों चीजें एक ही जगह हो सकता है तीनों चीजें अलग अलग हो, वर्ड और है बीच में, तीनों चीजें अलग अलग हो, वो तीनों चीजें एक ही जगह होगी तो भी एग्जाम, तीनों चीजें अलग अलग जगह होगी तो भी एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। चलो भाई, अच्छी बात है, लेकिन ख्याल रहे, ये जो तीनों चीजें हो रही है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, ये 5 एटम्स पे होनी चाहिए तो ही हेल्थ केयर बोला जाएगा।
इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी। बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, बोलो मन में एक बार फिर से, इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मिलिटी एंड डिफॉर्मिटी। ओके, और वो रिकग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होनी चाहिए। भाई इसकी सर याद कैसे रखें? एक मेमोरी टेक्निक आपको देता हूं। तो नीचे जो है ओके यहां लिखो मेमोरी टेक्निक, इसके नीचे लिखो मेमोरी टेक्निक। ओके, मेमोरी टेक्निक तो आपको याद रह जाएगा कि इसे हेल्थ केयर बोला जाएगा। नाउ मेमोरी टेक्निक क्या है? इधर ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो। इलनेस, इंजुरी, इसका आई और इसका आई, ओके, PAD, ओके, यानी दो आईपैड, डबल आईपैड, ये DTC कुरियर से मंगाया, DTC कुरियर से मंगाया। तो मेमोरी टेक्निक लिखो, DTC कुरियर से, मेमोरी टेक्निक लिखो, DTC कुरियर से, DTC कुरियर से दो आईपैड मंगवाए, दो आईपैड मंगवाए, DTC कुरियर से दो आईपैड मंगवाए। तो चलो फटाफट बताओ। यहां पे D मतलब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, और डबल आईपैड मतलब इलनेस, इंजुरी, P मतलब प्रेगनेंसी, A मतलब एबनॉर्मलिटी और D मतलब क्या बेटा? डिफॉर्मिटी। तो DTC कुरियर से दो आईपैड मंगवाए इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसे जो है हेल्थ केयर बोला जाएगा। अब आपको पहला सवाल, आपसे पहला सवाल, सभी ने आंसर देना। जो यहाँ ऐप पे कनेक्टेड है वो भी देंगे, जो यहाँ ओके ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी देखें। चलो मुझे ये बताइए, एक ओके तंत्र मंत्र वाला साधु आया, तंत्र मंत्र वाला साधु आया, ओके, और उस तंत्र मंत्र वाले साधु ने ओके आपका इलनेस डायग्नोस किया और उसको ट्रीट किया, और तंत्र मंत्र वाले साधु ने वो डायग्नोस और ट्रीट करके आपको जो है ओके वो झाड़ फूक फूक फाक करके ओके ठीक कर दिया। तो अब बताओ, उसने उसके यहाँ पे 5 लाख रुपए लिए, तो क्या वो तंत्र मंत्र वाले साधु को हेल्थ केयर में जो 5 लाख उसने लिए, क्या एग्जम्पशन मिल जाएगा? बोलो, एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो साधु को एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो फटाफट, एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नालायक को बोलो ना। क्यों नहीं मिलेगा एग्जम्पशन? क्यों नहीं मिलेगा एग्जम्पशन? बोलो। क्यों? क्योंकि अगर 3 लोगों ने ही ओके नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जम्पशन अगर ये 3 लोग करते हैं तो ही मिलेगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स। इसलिए तंत्र मंत्र वाला जो साधु है ओके वो इसमें कवर नहीं होता है, और वो अगर इसमें कवर नहीं होता है तो उसको एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। चलो अच्छी बात है। दूसरा सवाल, ओके दूसरा रीजन बताता हूं। वो जो आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर होनी चाहिए ओके ओके वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होनी चाहिए, और ये तंत्र मंत्र फूक फाक जो है वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, इसलिए उसको कोई भी एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात, आप सबने बहुत अच्छा यहाँ पे ओके इन्वॉल्वमेंट डाला। दूसरा सवाल आपसे, मैं डॉक्टर हूं, सुनो ये इसका सवाल ये जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब सबने देना। मैं डॉक्टर हूं, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, और मैं सुबह जो है फिटनेस के लिए लोगों के योगा क्लास लेता हूं। सुनो, सुबह जो फिटनेस के लिए लोगों के योगा क्लासेस लेता हूं, तो अगर मैं फिटनेस के लिए योगा क्लासेस ले रहा हूं और मैं डॉक्टर हूं, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, और मैं फिटनेस के लिए योगा क्लासेस ले रहा हूं, तो क्या वो हेल्थ केयर में एग्जम्पशन मिलेगा क्या? ओके क्या वो हेल्थ केयर में यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा क्या? बोलिए बताइए। मैं डॉक्टर हूं और सुबह सुबह फिटनेस के लिए योगा क्लासेस ले रहा हूं, क्या हेल्थ केयर में उसका एग्जम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बताता हूं। भाई फिटनेस नहीं चाहिए आपको, 5 में से कोई रोग हुआ है या कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है या कोई ओके स्पेशल प्रेगनेंसी है, तो ये 5 पर ही, ये 5 हम 5, ये 5 पर ही डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर होता है।
ओके, ये 5 पर ही डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर होता है तो ही एग्जामिशन आएगा। भाई तू मेरे पास आया क्या, तेरे को क्या इलनेस है, क्या इंजुरी है, क्या प्रेगनेंसी है, क्या एबनॉर्मिलिटी और डिफॉर्मिटी है, क्या है ये तो बता। तेरे को कुछ नहीं है, अगर तेरे को कुछ नहीं है तो तुझे एग्जामिशन यहां पे नहीं मिलेगा। ओके, तुझे एग्जामिशन नहीं मिलेगा, तू फिटनेस के लिए है भाई। हाँ, योगा ट्रीटमेंट अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, डिफॉर्मिटी होगी, उसके लिए दे रहा हो, प्रेगनेंसी होगी उसके लिए योगा ट्रीटमेंट दे रहा हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर योगा ट्रीटमेंट आपको जो दिया जा रहा है वो योगा ट्रीटमेंट आपको जो है जस्ट टू मेक यू फिट, ओके, फिर तो जिम का भी हेल्थ केयर हो गया, जस्ट टू मेक फिट, नहीं, उसको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आई होप आपने ये समझा होगा। ओके, सेकंड बेटा इंक्लूड्स। ओके, तो ये दो एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझने की आपने कोशिश की होगी। अब दूसरा आपका इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। सुनो, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स। ओके, यानी एम्बुलेंस सर्विस यहां लिख सकते हो, दैट इज एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स यानी एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है, अगर वो एम्बुलेंस सर्विस होगी तो उसको भी एग्जामिशन दिया जाएगा। थर्ड, डज नॉट इंक्लूड्स प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, अगर कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल प्लास्टिक सर्जरी करता है या हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो वो केस में एग्जामिशन नहीं मिलेंगे। क्यों ना वो डॉक्टर हो, क्यों ना वो हॉस्पिटल हो, लेकिन एग्जामिशंस नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब समझ लो, ओके, यहाँ पे किसी बंदे को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, या ओके, और वो हेयर ट्रांसप्लांट वाला डॉक्टर 5 लाख रुपए बोल रहा है। ओके, मैंने तो करवा के वापस चले गए तुम्हारे टेंशन की वजह से। तो कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाना है या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा अगर वो जस्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है, अगर वो आपने प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और वो प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट टू रिस्टोर, टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, इंजुरी और ट्रॉमा, ओके, तो वो केस में उसके वजह से करना पड़ा तो फिर एग्जामिशन है। मतलब ओके, ये तीनों केस में अगर लिखना है तो लिख दो, यहां पे आपको चार्ट में लिखना है तो लिख दो। ये केसेस में एग्जामिशन इज अवेलेबल, एग्जामिशन इज अवेलेबल टू हेयर ट्रांसप्लांट, और प्लास्टिक सर्जरी। हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी। कैंसर वगैरह ट्रॉमा में आ जाता है, अगर कैंसर होगा तो कैंसर वगैरह ट्रॉमा में आ जाता है। ओके, कैंसर वगैरह बेटा ट्रॉमा में आ जाता है यहां पे, तो ये केस में एग्जामिशन मिल जाएगा। सर ये वर्ड्स याद रखने हैं क्या? नहीं, बस आप ओके, इस एग्जामिशन चैप्टर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा डिफाइन हेल्थ केयर। एग्जामिशन चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आगे लूंगा। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आगे मैं आगे लूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये बोला जाएगा कि भाई ये ओके, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज होगी, इंजुरी होगी, ट्रॉमा होगा, कैंसर होगा, एनाटॉमिकल फंक्शंस हो गए और वो खराब हुए हैं, उसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। ओके, जैसे कैंसर में बाल चले जाते हैं तो उसके वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, या ओके कोई पेशेंट को बचपन से ओके यहाँ पे एबनॉर्मलिटी थी और उसके वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, तो ऐसे सिचुएशन में ओके वो केस में यहाँ पे उनको ओके, अगर उनका प्लास्टिक सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो वो सिचुएशन में उनको एग्जामिशन मिल जाएगा। अदरवाइज ये जस्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट होगी तो वो केस में एग्जामिशन नहीं मिलेगा। ओके, ब्यूटी ट्रीटमेंट। अब देखो इसमें प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट ही बोला है। ओके, अगर आपका तित का ट्रीटमेंट है तो वो इधर आएगा। देखो सबको मत लेना, ब्यूटी सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट ही कवर किया है इसमें। ओके, टिथ का ट्रीटमेंट वगैरह होगा तो वो तो फिर नॉर्मल, अगर कोई डिफॉर्मिटी की वजह से टिथ ट्रीटमेंट हो रहा है, एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपके टिथ ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको बेनिफिट उधर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ओके, ये हमने देखा
यहाँ पे ए का एग्जम्पशन। ओके, अब देखो एम्बुलेंस सर्विस, सुनना, एम्बुलेंस सर्विस हेल्थ केयर में आता है, लेकिन क्लॉज ए में क्या है? क्लॉज ए में वो कहते हैं कि ये अगर 3 लोग देंगे तो ही एम्बुलेंस सर्विस को एग्जाम। फिर सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर ये तीनों के अलावा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्बुलेंस सर्विस दे रही है, कोई ट्रस्ट है, समझ लो वी स्मार्ट है, और वी स्मार्ट एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है, सुनो, वी स्मार्ट एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है, तो फिर अगर कोई स्पेशली एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर्स, ओके, ये 3 छोड़ के अदर भी हो गए, तो एम्बुलेंस सर्विस को एग्जम्पशन दिया जाएगा, एम्बुलेंस सर्विस को एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो चलिए बेटा, अब मैं थोड़ा रीड कर लेता हूं। हेल्थ केयर अगर ये 3 लोग देते हैं तो एग्जाम, या सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस अदर देन ए, अदर देन ए मतलब 3 छोड़ के, ओके, अदर देन होगा तो ए होगा, तो वो एग्जाम। अब यहां पे एक प्रोविजो उन्होंने ऐड की है, हेल्थ केयर की डेफिनेशन नीचे दी है जिसका चार्ट हमने बनाया है, ओके, उन्होंने यहां पे एक प्रोविजो दी है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, अंडरलाइन करना, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, critical unit, intensive cardiac care unit, okay, cardiac care unit having room charges exceeding rupees 5,000 per day, okay, underline, room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving healthcare services, receiving healthcare services. Now this proviso is added in July 2020 और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ये प्रोविजो। अब ये क्या कहती है, देखो, जैसे हमारे चार्ट में क्या करना है आपको, हमारे चार्ट में ये केयर को ऐसा राउंड करना है और इसको एरो करके नीचे लाना है, ओके, केयर को राउंड करना है और एरो करके नीचे लाना है। अब भाई अगर हमारी ट्रीटमेंट होती है तो हम रूम रेंट पे मिलती है, रूम रेंट पे देना केयर होता है, आई रिपीट, रूम रेंट पे देना केयर होता है, तो इसको नीचे लाना है और यहां पे लिखना है रेंटिंग ऑफ रूम, renting of room by clinical establishment मतलब हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हॉस्पिटल वगैरह। तो उन्होंने ये जो केयर के पार्ट में जो रूम रेंट है हॉस्पिटल का, उसको कैपिंग दे दी है, मतलब 2 पार्ट, यहां पे 2 पार्ट, इफ रूम रेंट is rupees 5,000 और लेस, और दूसरा सेकंड, इफ रूम रेंट exceeds rupees 5,000, ओके, exceeds rupees 5,000। अगर रूम रेंट 5,000 और लेस होगा तो लिखो एग्जाम, वो एग्जाम्शन में रहेगा एज अ केयर, वो एग्जाम्शन में रहेगा। 5,000 या नीचे आपका रूम रेंट बनता है हॉस्पिटल में तो एग्जाम्शन में, 5,000 के ऊपर होगा, 5,000 के ऊपर होगा, और अगर वो आईसीयू होगा या आईसीसीयू होगा, आईसीयू होगा या आईसीसीयू होगा या एनआईसीयू होगा, ऊपर मीनिंग दिया है उसका, एनआईसीयू होगा, तो यहां एग्जम्पशन मिलेगा, यहां एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है, यहां एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन अगर नॉर्मल रूम होगी तो रेड पेन यूज करना, और रूम रेंट 5,000 से ज्यादा है तो रेड पेन यूज करना और लिखना टैक्सेबल, और यहां आपको अब वो हॉस्पिटल वाला जीएसटी लगाएगा, यानी ये अमेंडमेंट हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, ओके, पहले रूम रेंट कितना भी था हो, ओके, यहां पे तो ये 5,000 पर डे, हाँ,
5,000 पर डे, और ये भी पर डे, 5,000 पर डे, और ये भी पर डे। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये एग्जम्पशन आपको यहाँ पे उन्होंने कैपिंग लगा दिया है अब, और वो कैपिंग जो है यहाँ पे 5,000 रुपए तक वो यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगाएगा हॉस्पिटल। लेकिन आप ज्यादा ही अब ओके बड़े खानदान के हो, रिच हो, ओके 5,000 के ऊपर के रूम में रहते हो, ओके तो वो केस में टैक्सेबल होगा, वो केस में टैक्सेबल होगा। चलो, तो ये हमने प्रोविजो भी देख लिया। हेल्थ केयर यानी क्या, तो हमने हेल्थ केयर भी देख लिया। ओके, यहाँ पे लिख दो रेफर चार्ट, रेफर चार्ट बहुत अच्छा चार्ट बनाया हमने हेल्थ केयर का। डायग्नोसिस अंडरलाइन तो करो बेटा, अंडरलाइन किया अच्छा रहता ना। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर ऑफ इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी इसमें नहीं आएंगे, एक्सेप्ट टू रिस्टोर टू रिकंस्ट्रक्ट। ऐसा पढ़ना और हमारे चार्ट में एक एक वर्ड को पढ़ना, फर्क तो होता है ना भाई, फर्क तो होता है ना भाई। तो चलो, हेल्थ केयर हमने देखा। ऑल हेल्थ केयर सर्विस आर एग्जाम, नो, सारी हेल्थ केयर सर्विस एग्जाम नहीं होगी। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी। अब ये सर सिद्धा यूनानी क्या है? वो एक मेडिटेशन टेक्निक है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, इसमें अगर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर किया तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। सर पैरामेडिक्स यानी क्या? तो पैरामेडिक्स मतलब नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरापिस्ट, टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट्स, ये पैरामेडिक्स माने जाएंगे। ओके, ये पैरामेडिक्स माने जाएंगे। उसके बाद में ओके, जस्ट फॉर कैजुअल रीडिंग, लर्न नहीं करना है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी क्या? ओके, हॉस्पिटल, नर्सिंग स्टाफ, क्लिनिक, सैनिटोरियम, ओके ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बोले जाएंगे। और दूसरा ओके, नीचे वाला सेकंड पॉइंट देखना, नीचे वाला सेकंड पॉइंट देखना, यहाँ पे द प्लेस एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एंटाइटी एस्टेब्लिशमेंट टू कैरी आउट डायग्नोस्टिक और इन्वेस्टिगेटिव सर्विस। मतलब आपकी जो पैथोलॉजिकल लैब है, पैथोलॉजिकल लैब, ओके वो जो सर्विस देती है वो भी एग्जम्प्ट है। तो सेकंड, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन? तो ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो जो यहाँ पे ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर वो ओके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल एसोसिएशन ने उसको यहाँ पे लाइसेंस दिए है। चलो ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। इस तरह से हमने इस हेल्थ केयर को कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट इशू, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज, जीएसटी ऑन सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ओके ART or vitro fertilization IVF. It is clarified by IVF are also covered in the definition of healthcare. IVF मतलब क्या? ओके IVF ट्रीटमेंट ये होती है कि बच्चे जो है ओके आउटसाइड द मतलब जो उनका फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी स्पर्म और एग निकाला जाता है, बाहर फर्टिलाइज करते हैं और बाद में इंसर्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है IVF सिस्टम। ओके, तो विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके तो ऐसे केस में क्या वो भी हेल्थ केयर माना जाएगा? तो यस, वो भी हेल्थ केयर माना जाएगा। और ख्याल रहे, अब आपका सवाल होगा सर ये मेडिकल वाले हेल्थ केयर में आते हैं क्या? अरे नालायकों, मेडिकल वाले ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्या डायग्नोसिस करते हैं? डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर होना चाहिए ना, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर होगा तो ही वो हेल्थ केयर में आएगा। वो तो मेडिसिन बेचते हैं, वो क्यों आएगा हेल्थ केयर में? वो क्यों आएगा हेल्थ केयर में? ये समझ में आया ना आपके? चलो, उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पशन देखो। ये बेटा, ये जो पहला नंबर दिया ये मेरा सीरियल नंबर है, ये ओके यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी आ सकता है। ओके मैंने नोट्स जो यूज किए, कभी कभी गलती हो जाती है, उसके तरफ ध्यान मत देना। हाँ, ये नोटिफिकेशन नंबर का सीरियल नंबर है। ओके ये नोटिफिकेशन नंबर का सीरियल नंबर है। अब देखो, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, गवर्नमेंट ने वेटरनरी डॉक्टर जो होते हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स का ख्याल रखते हैं, उनकी भी सर्विस को एग्जम्पशन दिया है। यानी सिर्फ आदमी का ख्याल नहीं रखा उन्होंने, आदमी के साथ साथ एनिमल्स और बर्ड्स इनका भी ख्याल रखा है और उनको भी एग्जम्पशन दिया गया है। चलो, हेल्थ केयर सेक्टर में अब तीसरा एग्जम्पशन लेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में अब तीसरा एग्जम्पशन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल, अंडरलाइन, ओके रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल recognized under Rehabilitational Council of India 1992 by way of
rehabilitation, therapy or counseling and such other activity as covered under said act. At ये at medical establishment, educational institution, rehabilitation centers established by central government, state government, okay, or entity registered under section 12 AA or AB of income tax act, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब यहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके भाई, जिनको यहाँ पे ओके दारू पीने की आदत है, नारकोटिक्स लेने की आदत है, ये है तो उनके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। ओके, तो जिसको नारकोटिक्स दारू वगैरह छुड़ाना है तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो अगर कोई रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल ये सर्विसेज दे रहा है और इन सेंटर पे दे रहा है, सुनो कौन से सेंटर पे, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी कोई मेडिकल कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट के या चैरिटेबल ट्रस्ट, वहां जाके वो अगर सर्विसेज दे रहा है, लोगों को सुधार रहा है, तो वो सर्विस को एग्जम्पशन दिया जाएगा, वो सर्विस को एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमने ऐसे यहां पे ये तीसरा एग्जम्पशन देखा। चलो, एग्जाम में प्रॉब्लम कैसा आता है, सिमिलर प्रॉब्लम ले रहा हूं। अगर ये प्रॉब्लम आपको इजी जा रहा है तो बस इसकी नोट्स प्रॉपर लिखिएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। देखो यहां पे कैलकुलेट सर्विस टैक्स नहीं, जीएसटी कर देना, जीएसटी अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। पहला, सर्विस रेंडर्ड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इंजुरी, टैक्सेबल या एग्जाम, टैक्सेबल और एग्जाम, टैक्सेबल होगा तो टी लिखो, एग्जाम होगा तो ई लिखो, टैक्सेबल और एग्जाम। तो यहां लिखो एग्जाम, वो एग्जाम्ट होगा। सेकंड, प्लास्टिक सर्जरी सर्विस प्रोवाइडेड टू रिस्टोर द फंक्शंस ड्यू टू इंजुरी, प्लास्टिक सर्जरी वैसे तो टैक्सेबल है, पर टू रिस्टोर द फंक्शन ड्यू टू इंजुरी तो ये एग्जाम्ट रहेगा, दूसरा भी एग्जाम्ट रहेगा। नाउ थर्ड, यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स एंड एम्बुलेंस सर्विस टू और फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये भी एग्जाम्ट रहेगा, ये भी एग्जाम्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, हेयर ट्रांसप्लांट अंडरटेकन नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिस्टोरेशन एंड एक्सेट्रा, तो ये टैक्सेबल रहेगा भाई। ओके, फिर तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट हुई, अगर रिस्टोरेशन से नहीं है तो टैक्सेबल 4 लाख रुपए लिखो। उसके बाद में हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस प्रोवाइडेड फॉर फिजिकल वेलबींग, हेल्थ एंड फिटनेस जस्ट फिजिकल फिटनेस के लिए है, नॉट ऑन इलनेस, इंजुरी, डिफॉर्मिटी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 3,50,000, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। रेंटिंग ऑफ रूम वेयर रेंट पर रूम मोर देन 5,000 पर डे, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल। तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 1650, आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 1650 और 18% का जीएसटी निकाल लो उसके ऊपर, हो गया। सर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यस ऐसे जो मैंने लिया बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको नोट्स प्रॉपरली लिखना पड़ता है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो आपका टैक्स आएगा 2,97,000, 2,97,000। Then चलो हमने ये देखा, अब देखो हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। पहला क्लैरिफिकेशन, रूम रेंट टू पेशेंट, क्या पेशेंट को रूम रेंट देना एग्जम्प्ट है? हाँ एग्जम्प्ट है, लेकिन कैपिंग है 5,000 तक। ओके, रेंट इन हॉस्पिटल इज एग्जम्प्टेड बट रूम रेंट मोर देन 5,000 पर डे देन इट इज टैक्सेबल। चलो अब बेटा मैं ये बाकी जो है वो एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर हम क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे।
ये डायग्राम देखो क्या है। ओके, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको ड्रॉ करना है तो आपने ड्रॉ कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, पर ये डायग्राम क्या है, ओके यहां थोड़ा समझ लो, ठीक है, समझ लो बेटा। ये हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं, जो ओके यहां पे उनको हायर किया जाता है। आई रिपीट, वो डॉक्टर को हायर किया जाता है, ठीक है, यहां पे हायर किया जाता है। अब देखो, समझ लो कोई पेशेंट आया, एक एक चीज ध्यान से सुनना। कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर ऑन डबल आईपैड वो करवा रहा है। हॉस्पिटल वाला उसको चार्जेस लगा रहा है 15,000 रुपए। जो हॉस्पिटल ने सर्विस दी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर ऑन डबल आईपैड, क्या वो एग्जम्प्ट है? यस, बिल्कुल वो सर्विस एग्जम्प्ट है। कभी कभी ये जो अमाउंट है इसमें मेडिसिन के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अगर इसमें मेडिसिन के चार्जेस, ओके सुनना, ये लिखा हुआ है मेडिसिन, अगर मेडिसिन के चार्जेस इंक्लूडेड है तो वो कंपोजिट सप्लाई है और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर है। तो अगर ट्रीटमेंट करते वक्त आपको मेडिसिन दी गई तो इट पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और आपका प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर है, और हेल्थ केयर है तो टोटली एग्जाम कर दिया जाएगा। ओके, अगर हेल्थ केयर है तो टोटली एग्जाम कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट, अब हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, 15,000 में से जो डॉक्टर को उन्होंने हायर किया वो डॉक्टर को 10,000 रुपए दे देंगे, और 5,000 रुपए, एक नया वर्ड रिटेंशन मनी, खुद 5,000 रुपए लग लेते हैं। तो वो 15,000 टोटली एग्जाम्प्ट है, इसलिए उन्होंने जो 5,000 रखा उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो भी हेल्थ केयर में ही आएगा, वो एग्जाम्प्ट है। अब डॉक्टर का इनवॉइस हॉस्पिटल पे आता है 10,000 का। अब ये डॉक्टर का इनवॉइस 10,000 का अगर हॉस्पिटल पे आता है तो क्या उसकी सर्विस भी हेल्थ केयर मानी जाएगी? यस, ओके, उसकी सर्विस भी हेल्थ केयर मानी जाएगी और उसको भी एग्जम्पशन मिलेगा, वो भी हेल्थ केयर में आएगा। चलिए, ओके, यहां ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, हॉस्पिटल की कैंटीन। ओके, अब कैंटीन दो टाइप की हो सकती है, एक हॉस्पिटल की हो सकती है और एक प्राइवेट कैंटीन हो सकती है। एक प्राइवेट कैंटीन हो सकती है। अगर कैंटीन यहां पे हॉस्पिटल की है, ध्यान से सुनना, अगर कैंटीन हॉस्पिटल की है ये केस में, तो कब आपको बेनिफिट मिलेगा? सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन हो कहता है जो फूड सप्लाई एडमिटेड पेशेंट को दिया गया, सुनो, जो फूड सप्लाई हॉस्पिटल की कैंटीन से एडमिटेड पेशेंट्स को दिया गया उसके चार्जेस तो कंपोजिट सप्लाई में आएंगे और वो हेल्थ केयर में क्लासीफाई होंगे और वो एग्जम्प्ट रहेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर ये कैंटीन से नॉन एडमिटेड पेशेंट को दिया तो टैक्सेबल, या विजिटर्स या अदर डॉक्टर्स को दिया गया तो टैक्सेबल। एग्जाम तभी मिलेगा अगर कोई एडमिटेड पेशेंट है उसको फूड दिया जा रहा है और वो एज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई दिया जा रहा है। लेकिन अगर कैंटीन प्राइवेट कैंटीन होगी तो प्राइवेट कैंटीन को कोई बेनिफिट नहीं है। हॉस्पिटल के कैंटीन को अगर एडमिटेड पेशेंट होगा तो एग्जम्पशन दिया जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये डायग्राम बना लोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो। तो बेटा हमने जो देखा यहां पे, अगर हॉस्पिटल में एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर मेडिकल होगा तो मेडिकल पे मेडिसिन, देखो मेडिकल वाला सर्विस नहीं दे रहा है, हम सर्विस के एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं। मेडिकल वाला गुड सप्लाई कर रहा है, तो अगर गुड्स में उसके एग्जाम्पशन होगे तो मिलेगा, नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, मेडिसिन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कंपोजिट सप्लाई होगा, सुनो, मेडिसिन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कंपोजिट सप्लाई होगा तो वो केस में उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हायरिंग ऑफ सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन इंडिपेंडेंट बाय हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हायर सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, without any contract of such person with a patient or pay them consultancy charges without being employer employee, वो employee नहीं है। Will such consultancy charges exempt from GST? Healthcare service provided by clinical establishment
एंड ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स आर एग्जाम, तो ये भी एग्जाम रहेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन हायर्ड बाय हॉस्पिटल, तो ये एग्जाम्शन में रहेगी, ये एग्जाम्शन में रहेगी। तो सेकंड, रिटेंशन मनी, हॉस्पिटल अगर रिटेंशन मनी रखता है तो, अगर हॉस्पिटल रिटेंशन मनी रखेगा तो वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। समझ लो 15,000 पेशेंट से ले रहा है, 10,000 डॉक्टर को दे रहा है, तो उसका जो रिटेंशन मनी रहेगा वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। फूड सप्लाइड टू अ पेशेंट, अगर कैंटीन हॉस्पिटल की है, रन बाय हॉस्पिटल, और कैंटीन जो है आउटसोर्स बाय हॉस्पिटल यानी प्राइवेट कैंटीन है, अगर कैंटीन हॉस्पिटल की है, एडमिटेड पेशेंट को होगा तो लिखो नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, वो एग्जाम्प्ट रहेगा, दैट इज एग्जाम। एडमिटेड पेशेंट को दिया तो एग्जाम, अगर नॉन एडमिटेड पेशेंट को दिया तो अंडरलाइन करो टैक्सेबल, और यहां पे डॉक्टर या स्टाफ को दिया तो वो भी टैक्सेबल होगा। सिर्फ एडमिटेड पेशेंट को एज अ कंपोजिट सप्लाई उसको बेनिफिट दिया जाएगा, तो जो एडमिटेड पेशेंट्स है उसको ही एग्जाम्प्ट है, उसको ही एग्जाम्प्ट है, नॉन एडमिटेड पेशेंट को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और प्राइवेट कैंटीन होगी तो पूरा का पूरा चार्जेबल टू टैक्स, ओके, उसको पूरा यहाँ पे टैक्सेबल आएगा। तो चलिए बेटा, ये हमने क्लैरिफिकेशन एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में देखा, उसका प्रॉपर पिक्चर निकाल के आपने यहाँ अगर लगा दिया तो ये भी आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, पढ़ना आसान हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हेल्थ केयर सेक्टर, समझ में आया? हेल्थ केयर सेक्टर कंप्लीट किया। ठीक है, चलो दूसरा सेक्टर देखते हैं, एग्जाम्पशन रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। ओके, चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर, सर्विस बाय एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट, और अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है तो एग्जम्पशन है। ओके, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है तो एग्जम्पशन है। थोड़ा यहां समझ लो, वो कहते क्या है, अगर आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट होगी, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट, पहला कंडीशन 12AA या AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो ही एग्जामिशन मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1962 होगा तो ही आपको एग्जामिशन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर ये चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है और अदर एक्टिविटी कर रही है, अदर एक्टिविटीज कर रही है, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रही है तो ही एग्जाम, तो ही एग्जाम। अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है और अदर एक्टिविटीज कर रही है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? यस। कोई इवेंट, मतलब कोई चैरिटेबल नहीं, कोई डांस इवेंट, डांडिया इवेंट वगैरह, उसके टिकट चार्जेस ले रही है तो टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम्पशन कब? वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट पहले तो रजिस्टर्ड चाहिए और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही होगी तो ही एग्जाम्प्ट होगा। सॉरी, ये 1961, ओके 62 कस्टम्स एक्ट है, 1961 करेक्ट। हाँ भाई, गलती होगी, गलती होगी, 1961 चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल एक्टिविटी यानी क्या, उन्होंने नीचे लिस्ट दिया है, ओके, तो ये जस्ट रीड कर लेना, जस्ट रीड कर लेना। चैरिटेबल एक्टिविटी भाई मेरे तरफ से मैं सब पढ़ा देता हूं, ओके, मैं रीड कर लूंगा, पर ये लर्न करना मुश्किल है, इसमें से क्या लर्न करके जाना मैं आपको बता दूंगा, ओके, उतना आपने अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और ख्याल रहे, अगर एक्टिविटी फ्री है तो फिर जीएसटी का सवाल ही नहीं, इट्स नॉट अ सप्लाई। ख्याल रखना, मैं एग्जाम्पशन वहां पढ़ा रहा हूं जहां सप्लाई है, चार्ज किया गया है, जीएसटी आ रहा है, वहीं अगर वो फ्री एक्टिविटी है तो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी डज नॉट अराइज, वो सप्लाई ही नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं होगा। तो चैरिटेबल एक्टिविटी कौन सी? तो चैरिटेबल एक्टिविटी उन्होंने डिफाइन किया है,
Public health by way of care or counseling terminally ill person or person with severe physical mental disability. भाई केयर करना या काउंसलिंग करना जो फिजिकली मेंटल डिसेबल लोग है, पर्सन अफेक्टेड विथ HIV, एड्स, पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक्स, उनका केयर और काउंसलिंग करना, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। हाँ, एग्जाम में जो आता है इसके ऊपर बहुत आता है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, हाँ ये भी चैरिटेबल माना गया। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, रामदेव बाबा योगा, योगा करो, ओके तो यहाँ प्राणायाम करो, सांस लो। अगर योगा और वो रामदेव बाबा की ट्रस्ट दे रही होगी, अब बीजेपी है भाई, रामदेव बाबा को तो बेनिफिट देंगे योगा को, ओके। तो एडवांसमेंट रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी, ओके, जैसा ईशा फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियन कोई एक्टिविटी है, ओके, आस्था चैनल पे दुनिया भर की रिलीजियन ओके रिलीजियस एक्टिविटी होती है, और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज का जो भी टिकट लिया गया, पैसा लिया गया, ओके, उस पर टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं आएगा। एडवांसमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर अबेंडन, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज, ट्रोमेटाइज पर्सन, प्रिजनर, हाँ प्रिजनर के लिए एक्टिविटी किया, या पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इन रूरल एरिया, उनके लिए एक्टिविटी किया, ओके, तो वो चैरिटेबल, उसके लिए स्किल प्रोग्राम रखे, एजुकेशनल प्रोग्राम रखे, तो इतनी एक्टिविटी चैरिटेबल मानी जाएगी। इसमें से आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये वाला याद रखना है और ये दो याद रखने, प्रिजनर्स वगैरह, तो इतनी एक्टिविटी चैरिटेबल मानी जाएगी। अगर इसके कोई ओके इसके ऊपर कोई अगर चार्जेस लगाती है, कैंप रखती है, चैरिटेबल ट्रस्ट चार्ज लगाती है, तो उसके ऊपर यहाँ पे ओके एग्जम्पशन दिया जाएगा, एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब देखो, CBIC क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन इशू, होटल अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट, ट्रस्ट ने जो होटल अकोमोडेशन सर्विस दिया, तो क्या वो चैरिटेबल एक्टिविटी बोला जाएगा? नहीं। ऊपर दिए गए ओके ऊपर दिए गए एग्जाम्पल के हिसाब से वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वहां कहीं पे भी हॉस्टल नहीं आता है। तो hostel accommodation provided by trust to student covered within the definition of charitable activity, so now do not fall within the ambit of charitable activity. Actually okay, ये स्क्रैच कर दो, ये स्क्रैच कर दो, ओके, यहां लिखो, यहां लिख देना, बट कैन क्लेम एग्जम्पशन, कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ब्रैकेट में लिखना रेफर लेटर, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, इसका रिवर चार्ज हमने देखा था, ओके, हॉस्टल होगा तो एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी जो है उसमें नहीं आएगा, पर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का आगे एक एग्जम्पशन है, यूज फॉर रेसिडेंस, उसमें कवर हो जाएगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूज फॉर रेसिडेंस उसमें कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फीस और कंसिडरेशन चार्ज बाय एनी अदर फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट रिलीजियस, योगा और मेडिटेशन प्रोग्राम और कैंप मीन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ओके, योगा स्पिरिचुअल, ओके, योगा है स्पिरिचुअल योगा है, उसमें फीस चार्ज किया जा रहा है, तो क्या वो एग्जम्प्ट रहेगा? यस, वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, आई रिपीट, लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप मीन फॉर एडवांसमेंट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, तो वो जो है वो अगर तो उसमें फिर वो एज अ कंपोजिट सप्लाई एग्जम्पशन मिल जाएगा। मतलब क्या, अगर योगा का कोई प्रोग्राम है, योगा का कोई प्रोग्राम है या फिर स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और साथ साथ में लॉजिंग बोर्डिंग है, सुनिएगा, साथ साथ में लॉजिंग बोर्डिंग है, तो फिर वो कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो जैसे बहुत सी बार आप रामदेव बाबा का योगा प्रोग्राम करने जा रहे हो, चैरिटेबल ट्रस्ट का, ईशा फाउंडेशन का करने जा रहे हो, कोई रिलीजियस प्रोग्राम, आपको 10 दिन लॉजिंग बोर्डिंग के साथ प्रोग्राम के चार्जेस लगाए 5 लाख रुपए,
तो वो कंपोजिट सप्लाई हुआ, तो फिर एग्जाम। लेकिन अगर सेपरेटली दिया जा रहा है, मियरली और प्राइमरीली प्रोवाइड अकोमोडेशन, ओके ओके, अगर उसको सेपरेट दिया जा रहा है, नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो टैक्सेबल होगा, वो चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। फिटनेस कैंप क्लासेस बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ये भी टैक्सेबल होगा, ओके, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। चलो, ये हमने देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पशन पे आ जाओ। यहां पे रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी में यहां पे आ जाना बेटा। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ध्यान से देखो, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, यानी सिंपल वर्ड में लिखो पंडित, पंडित, मौला या एक्सेट्रा, फादर वगैरह, ओके, इनकी सर्विसेज, पंडित, मौला, फादर वगैरह, इनकी सर्विसेज। भाई तुम्हारे स्क्रिप्चर के हिसाब से जो बंदा आपका रिलीजियस सेरेमनी करता है, जो भी ऑकेजन होगा, बर्थ होगा, मैरिज होगा, या किसी का डेथ हुआ होगा, रिलीजियस सेरेमनी का जो यहाँ पे सर्विसेज देता है और वो दक्षिणा लेता है, वो जो दक्षिणा लेता है, वर्ड लिखना दक्षिणा, वो जो दक्षिणा लेता है, इनकी सर्विसेज एग्जाम। यार वो पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा अगर उनके ऊपर जीएसटी लगाया तो। इमेजिन करो, पंडित पूजा कर रहा है, स्वाहा, ओके, दक्षिणा विद जीएसटी, अगर वो बोलेगा स्वाहा दक्षिणा विद जीएसटी, कैसा लगेगा? ओके, पब्लिक सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो गए, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो गए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ओके, रिलीजियस सेरेमनी होगा, सुनो, रिलीजियस सेरेमनी होगा तो वो केस में यहाँ पे ओके दक्षिणा पे जीएसटी नहीं लगेगा, ओके, या फिर यहाँ जो भी तुम्हारे स्क्रिप्चर के हिसाब से बंदा रिलीजियस सेरेमनी कर सकता है, ओके, वो जो भी पैसा लेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? समझा या नहीं समझा? ये हुई ना बात। ओके, तो कहो स्वाहा नो जीएसटी ऑन दक्षिणा, स्वाहा नो जीएसटी ऑन दक्षिणा, ठीक है। उसके बाद में ये तो पहला ए जो है, ए के ऊपर जीएसटी। दूसरा बी, बी का एग्जाम्पशन देखो, रेंटिंग, रेंटिंग का ऐसा अंडरलाइन करना, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, प्रेसिंग्स यानी कनेक्टेड एरिया ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक, own or managed by entity registered as charitable or religious trust, underline charitable or religious trust, under section 12AA 12AB of income tax act, or trust or institution under section 1023C, or body or authority under section 1223BA of income tax act। मतलब ये सारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन सारे सेक्शन में चैरिटेबल, सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में अगर ओके समझ लो, आप शिरडी जा रहे हो, शिरडी साई बाबा, ओके, शिरडी जा रहे हो और उसके प्रिसिंक्स, उसके कनेक्टेड एरिया में ओके कुछ रेंट पे दिया गया, तो वो रिलीजियस प्लेस के कनेक्टेड एरिया में जो भी रेंट पे दिया गया, ओके, जो भी रेंट पे दिया गया, ओके, जो भी रेंट पे दिया गया, तो वो रेंट पर अगर वो जैसे यहाँ पे आश्रम है, या फिर ओके यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, कम्युनिटी हॉल है, मैरिज हॉल है, शॉप्स है, जैसे शिरडी जाते वक्त बहुत सारी शॉप्स है, एंड दैट इज ओन और मैनेज, सुनो, दैट इज ओन और मैनेज बाय दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और वो रेंट पे दी जा रही है, तो उसके रेंट पे एग्जम्पशन है। पर ये एग्जम्पशन पर कैपिंग है, सुनो, ये एग्जम्पशन पे कैपिंग है। क्या? रेंटिंग ऑफ रूम्स होगा, ध्यान से सुनिएगा, रेंटिंग ऑफ रूम होगा, रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं। एग्जांपल लिख दो, धर्मशाला, धर्मशाला, ओके, और वो रूम रेंट पे दिया जा रहा है, वेयर चार्जेस आर 1000 और मोर पर डे, ओके, तो एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल। मतलब आप धर्मशाला में रुक रहे हो और पर डे चार्जेस अगर 1000 से कम होगा, सुनो, पर डे चार्जेस रूम का 1000 से कम होगा तो ये एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया, मतलब अगर वो रिलीजियस प्लेस के कनेक्टेड कम्युनिटी हॉल दिया जा रहा है, कल्याण मंडपम यानी मैरिज हॉल दिया जा रहा है, ओपन एरिया प्रीमाइसेस रेंट पे दिया जा रहा है,
अगर उसके चार्जेस 10,000 या मोर हो गए तो टैक्सेबल, अगर उससे कम होगा तो एग्जाम। और शॉप्स दी जा रही है, शॉप या अदर स्पेसेस दिए जा रहे हैं, तो 10,000 पर मंथ है। देखो दोनों केस में पर डे है, लेकिन शॉप या कोई भी बिजनेस प्रीमाइसेस यहां रेंट पे दी जा रही है, तो वो केस में अगर 10,000 पर मंथ से कम होगा तो एग्जाम, 10,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल, 10,000 से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल याद रखना। सॉरी बेटा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, रुक जा। हैंग हो रहा है, पीसी हैंग हो रहा है, आपका माइंड भी हैंग हो रहा है क्या? नो सर, पूरी रात पढ़ा लो, ये हुई ना बात। यार क्या हो रहा है? चलो अच्छा, वो प्रॉब्लम पे आओ, तब तक ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम पे आओ, मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द शिरडी साई बाबा ट्रस्ट, a religious trust under section 12 AA of income tax act 1961, ये प्रॉब्लम पे आ जाना। ओके, 12A of income tax act 1961, the trust has a number of rooms, community hall, shops with gives out on rent. Calculate value of taxable service taking into consideration the relevant notification for the month of June 2019. अब देखो यहाँ पे वो टेबल सामने रखना। रेंटिंग ऑफ रूम, रूम रेंट पे दिया गया, 2 rooms वेर रेंटेड फॉर 900 ईच पर डे। एक मिनट, ओके अगर आपका रूम रेंट 1,000 से नीचे होगा तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा, तो यहां लिख दो पहले केस में एग्जाम, पहले केस में एग्जाम। 5 rooms आर वेर रेंटेड, 5 rooms वेर रेंटेड जहां 1,100 पर डे होगा, तो ये आएगा 5,500 टैक्सेबल, रुपीज 5,500 टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि वो 1,000 से ज्यादा है, 1,000 या 1,000 से ज्यादा है। दूसरा, कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल नीचे दिया है, 3 community halls फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेडिंग सेरेमनी, 25,000 पर डे, 10,000 से पर डे से ज्यादा है, तो ये 75,000 यहां टैक्सेबल हो जाएगा, 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में 1 community hall फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस रिलीजियस प्लेस, 8,000 पर डे, यानी ये यहां पे 10,000 से कम है, इसलिए ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में ट्रस्ट हैज 5 shops, trust has 5 shops located just across the temple, which has rented to individual for running their business. These are retails mainly involved in selling goods and etc. Each has been rented 15,000 per month, फिर टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिटेशन हॉल प्रोवाइडेड ऑन रेंट फॉर 100 रुपीज पर डे, अच्छा 100 रुपीज पर डे है, वो तो 10,000 तक मेडिटेशन हॉल अलाउड है, ये तो 100 रुपीज है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपकी टैक्सेबल वैल्यू आई 1,50,000, नहीं 1,55,500, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू आई 1,55,500, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी।
चलो डन बेटा। चलो अब देखें, चलो ये एग्जाम्शन लेते हैं, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लीगल सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लीगल सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मेडिटेशन हॉल जो है बेटा, वो दिया है ना सेकंड इसमें, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और लाइक में वो मेडिटेशन में आएगा, और लाइक में वो मेडिटेशन में आएगा, ठीक है। रिमार्क आपको प्रोविजन से लिखना है, ये तो फटाफट हम देखेंगे, रिमार्क तो आपको प्रोविजन से लिखना है। चलो आते हैं यहाँ पे एग्जम्पशन इन लीगल सेक्टर, थोड़ा आपको याद दिला दूं, और वो इस तरह से, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था आरसीएम, रिवर चार्ज मैकेनिज्म। रिवर चार्ज मैकेनिज्म हमने देखा था इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, सॉरी इंडिविजुअल एडवोकेट, हाँ, दूसरा फर्म ऑफ एडवोकेट, और तीसरा यहां पे सीनियर एडवोकेट। अगर ये तीनों कौन सी सर्विस देते हैं? लीगल सर्विस देते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है तो बेटा बस ऐसा समझ लो ये मेरी सक्सेस है, कि इतने दिनों बाद भी आपको याद आ रहा है, ये मेरी सक्सेस है। ओके, ये मेरी सक्सेस है, लीगल सर्विसेज है, और ये बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। तो ऐसे केस में यहां पे आरसीएम अप्लाई किया जाएगा, ऐसे केस में यहां आरसीएम अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, और आरसीएम में रिवर चार्ज में टैक्स आएगा, यहां आरसीएम अप्लाई किया जाएगा, और गवर्नमेंट को आप आरसीएम में टैक्स दोगे, और आरसीएम में रिवर चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। लेकिन यहां पे एक प्रैक्टिकल इशू आ रहा था, ये जो बिजनेस एंटिटी है, कुछ बिजनेस एंटिटी स्मॉल एंटिटी है, ओके, जिसका जो सर्विस लेने वाला है वो एग्रीगेट टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है उनका, मतलब वो यार 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख का बिजनेस करते हैं, और कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड है, मतलब अब वो थ्रेशोल्ड है, रजिस्टर्ड है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, ओके, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आरसीएम में लायबिलिटी आती है तो सेक्शन 24 कहता है, आरसीएम में लायबिलिटी आती है तो सेक्शन 24 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ तो यू बिकम टैक्सेबल पर्सन। आप टैक्सेबल पर्सन हुए कि आपके सब, अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ओके। यहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यहां पे होगा, ध्यान से सुनना, ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो जो छोटे बिजनेसमैन वाले हैं, जो 20 लाख के नीचे बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो लॉयर से सर्विस लेते हैं तो उन पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आ गया, और बेचारे टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे, जीएसटी में उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सिचुएशन में ओके, ये सारी छोटी बिजनेस एंटिटी चिल्लाने लगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि क्या कर रहे हो यार। अब देखो आरसीएम के साथ ये एग्जाम्पशन बहुत जरूरी है पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो? हम छोटे पान शॉप वाले हैं, एडवोकेट की सर्विस ली, छोटा सा हम रोड साइड बिजनेस, एक छोटी सी शॉप है, ओके, छोटा सा वड़ा पाव बिजनेस चलाते हैं छोटा से, और आरसीएम में जबरदस्ती क्यों हमारे को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो? तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने, अब दोनों एक साथ पढ़ना प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, आरसीएम और ये, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर बिजनेस एंटिटी जो सर्विस ले रही है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आई रिपीट, उसका अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर उतना होगा जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, यानी बिलो थ्रेशोल्ड होगा, थ्रेशोल्ड में भी 10 लाख 20 लाख 40 लाख, बिलो थ्रेशोल्ड होगा, तो वो केस में वो सर्विस ही एग्जम्प्ट है।
अगर वो सर्विस ही एग्जम्प्ट है, मतलब ना कोई फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना कोई रिवर्स चार्ज लगेगा। एक बार फिर से, इस साल जो बिजनेस एंटिटी ने सर्विस ली, उसका अगर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, ओके, प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उतना है जो उसको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है, रजिस्ट्रेशन से एग्जम्पशन देता है, मतलब थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो करंट ईयर में जो भी सर्विस लेगा वो लीगल सर्विस एग्जम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं आएगा, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज। लेकिन लेकिन अगर वो लायबल टू रजिस्टर्ड होगा इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या रजिस्टर्ड होगा, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा। भाई ये समझा क्या, ये एग्जाम्पशन। इसलिए जब भी लीगल सर्विस पे क्वेश्चन आएंगे तो ये देखना, बिजनेस एंटिटी जो सर्विस ले रहा है उसका टर्नओवर क्या है, उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो एग्जाम कह देना, और अगर उसका टर्नओवर ओके थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो फिर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल करना। ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको, प्लीज बताइए, ये पॉइंट समझ में आया क्या? तो देखिए, अब वो एग्जम्पशन लीगल सेक्टर में आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है प्लीज बताओ, ये पॉइंट समझ में आया क्या? यानी छोटी बिजनेसमैन वाले मत डरो, आप लॉयर की सर्विस लो, ओके, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से या 10 लाख से या 40 लाख से कम है, जितना भी थ्रेशोल्ड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, तो वो केस में हम आपको ओके एग्जम्प्टी कर देंगे, मतलब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझा क्या बेटा? थ्रेशोल्ड 20 नहीं, थ्रेशोल्ड कोई भी हो, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, बिलो थ्रेशोल्ड होना चाहिए। इट में भी 10, यानी 3 मनी वाला नाक दिखा तो 10, 3 मनी वाला नाक दिखा तो 10, कुछ स्टेट में 20, कुछ स्टेट में 40। ठीक है, समझ में आया सबके? तो देखो अब एग्जम्पशन क्या है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा, सुनो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा और वो सर्विसेज दे रहा है टू एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, अगर देखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स है, और अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया मतलब कोई ट्रस्ट है, कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, उनको दिया तो एग्जम्प्ट है, या बिजनेस एंटिटी को दिया with an aggregate turnover up to such amount in preceding financial year which make it eligible for exemption from registration, पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्नओवर उतना था जो उसे रजिस्ट्रेशन से एग्जाम करता है, यानी आप लिख सकते हो टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड, टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड, अगर उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो वो एग्जाम रहेगा। नेक्स्ट, अगर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दी तो एग्जाम, तो एग्जाम। तो इसका चार्ट कैसे आएगा, जो चार्ट आपको अभी बनाना है, देखो चार्ट कैसे आएगा, इसका चार्ट आएगा सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ध्यान से देखिएगा, सर्विस बाय 80, 80 मतलब आप पूरा लिखना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पहला बिजनेस एंटिटी को दिया, लेकिन अगर उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड है, ओके, तो वो केस में सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, नो आरसीएफ इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, हमें प्रीवियस ईयर का देखना है, तो करंट ईयर में सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी, आरसीएम नहीं लगेगा, करंट ईयर का टर्नओवर कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं, अगर प्रीवियस ईयर की कंडीशन फुलफिल होती है तो सर्विस एग्जाम। लेकिन अगर उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मोर देन अमाउंट विच रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, तो आरसीएम में जीएसटी आएगा, फिर आरसीएम में जीएसटी आएगा। अगर सर्विस नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया या अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया, बी मतलब बिजनेस एंटिटी, तो एग्जाम रहेगा, एग्जाम रहेगा, और अगर गवर्नमेंट को दिया तो एग्जाम रहेगा। तो चलिए ये चार्ट बनाओ, नीचे जो स्पेस दी है, ओके, वहां येलो कलर में या जो बॉक्स में स्पेस दी है ट्यूटोरियल नोट में, वहां चार्ट बनाओ फटाफट, डू इट फास्ट, चार्ट बनाओ।
डन हो गया। PFY मतलब प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। यस हो गया क्या? डन। बोलो डन डना डन डन। चलिए, ये हमने देखा। चलो दोस्तों, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन ब्रेक के बाद। हाँ,
बेटा ब्रेक का मतलब आज का सेशन खत्म हुआ, आज सैटरडे, कल संडे 8:30 टू 10:30 ऐसा ये लाइव सेशन होगा, इसको एग्जाम्शन में कवर किया जाएगा, ठीक है। फिर बचा हुआ नेक्स्ट सैटरडे संडे सेशन होगा, ओके, बचा हुआ नेक्स्ट सैटरडे संडे सेशन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट सैटरडे संडे सेशन जो है वो कंप्लीट होगा। जो बैच B1 कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सेशंस हमारे 40 सेशंस हैं, जिसमें से 36 सेशंस अपलोड हो गए, 37 रिटर्न है जो आज या कल में अपलोड हो जाएगा, 38 एग्जाम्शन है, 39 एग्जाम्शन है, और 40 कुछ एग्जाम्शन का पार्ट रहेगा और ई-वे बिल रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 40 सेशंस होंगे। जो बैच B2 कर रहे हैं मॉर्निंग बैच, कल हमारा सेशन मॉर्निंग में कंपोजिशन लेवी चलेगा, जैसा नॉर्मल मॉर्निंग में चल रहा है वैसा मॉर्निंग में चलेगा। जो बैच B2 कर रहे हैं मॉर्निंग में वो वैसा ही चलेगा, और शाम को एग्जाम्शन 8:30 से 10:30 लिया जाएगा। ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे, ओके। आप अगर यहाँ पे बाद में भी इसको करना चाहो, रिवाइज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ओके। सो 23 अगस्त को जो बैच, जो स्टूडेंट 23 अगस्त के लिए है, जो पेन ड्राइव OD PD ऑलरेडी ले चुके हैं, वो बैच B1, और जो अभी 11 नवंबर से बैच चालू हुई फेस टू फेस पुणे में, वो बैच B2, ओके। ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, ये लिंक यूट्यूब पे रहेगी, ओके। कल न्यू चैप्टर नहीं, जो मॉर्निंग में पुणे में फेस टू फेस बैच कर रहे हैं, तो कल हमारा कंपोजिशन लेवी कंटिन्यू रहेगा, और हो सकता है कि मैं टाइम ऑफ सप्लाई ये नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं, हो सकता है। हाँ, मैं ये सबको कह दूं कि कल का सेशन जो फेस टू फेस बैच का है मॉर्निंग का, वो इंपॉर्टेंट सेशन है, फेस टू फेस आकर कीजिएगा, ओके, फेस टू फेस आकर कीजिएगा। और इवनिंग के सेशन में 8:30 से लेके 10:30 बजे तक हम एग्जाम्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यस बेटा देवांश, स्पेशली लीगल सर्विस से रिलेटेड जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, ओके, वो उसको खत्म कर रहा है, यानी वो बेनिफिट दे रहा है लीगल सर्विस में अगर आपका बिलो थ्रेशोल्ड होगा तो। रिवीजन तो बेटा करेंगे ना, एक बार आपके क्लासेस खत्म हो जाए फिर रिवीजन के सेशंस भी हम करेंगे। चलो यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग टाइम जो फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं 7:45, वही मॉर्निंग टाइम होगा 7:45।